पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले सीन में सोनल जी और मनीष जी को दिखाया गया है कि वो लोग पुष्पा के वर्कशॉप में आए हुए हैं, जहाँ पटोले का काम चल रहा है। पुष्पा और जुगल वहीं पे हैं और साथ में दीप्ति भी है। और यहाँ पर आके ताना बाना के वर्कशॉप में आके पुष्पा को देखकर और जुगल सेतलवाड़ को देखकर सोनल जी को काफी अच्छा लगता है। और सोनल जी पुष्पा से कहती हैं कि पुष्पा जी, आपने नाम भी वर्कशॉप का काफी अच्छा रखा है। तो इस पे दीप्ति कहती है कि ये नाम राशि ने रखा है। उसके बाद पुष्पा जो है वो जुगल से कहती है कि ये हमारे समधी समधन है, यानी कि दीप्ति के माता पिता हैं। और उन्हें बताती है कि ये जुगल है मेरे बचपन का दोस्त, जो कि पटोले बहुत ही अच्छा बनाता है और यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। जुगल से मिलकर मनीष जी को और सोनल जी को काफी अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि सही मायने में ये एक बहुत ही अच्छा कारीगर होगा। उसके बाद कई इधर उधर की बातें होती हैं। उसके बाद पुष्पा उनसे कहती है, यानी कि सोनल जी और मनीष जी से, कि क्या आप लोगों का कुछ ऐसा परिचय है कि जुगल को कोई नौकरी मिल सके मुंबई के अंदर। तो इस पर सोनल कहती है कि जुगल जी नौकरी क्यों करेंगे, ये तो कारीगर है, और फिर इनके पास जब अपने हाथ का हुनर है, कारीगरी है, तो इन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो इस पर जुगल उनसे कहता है कि दरअसल इस व्यापार में, पटोले के काम में और पैसे लगेंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि केवल पुष्पा ये करे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खाली समय में, जो कि पटोले बनाने के बाद बचता है, उसमें कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, ताकि आर्थिक थोड़ा सहयोग कर सकूँ। तो इस पर सोनल कहती है कि आप लोग अपना एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते हैं, बहुत सारे मुंबई में एग्जीबिशन वाली जगह है, वहां पे आप। तो इस पर जुगल कहता है कि इतने जल्दी पटोले नहीं बनेंगे, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम एग्जीबिशन में रखेंगे क्या, हम स्टॉल पे क्या दिखाएंगे। तो सोनल जी कहती हैं कि ये ठीक है कि आप इतने जल्दी पटोले नहीं बना सकते हैं, या फिर आपके पास पूंजी नहीं है कि आप कोई और चीज दिखाएं, लेकिन आप छोटे छोटे आइटम को तो बना सकते हैं इतनी जल्दी और अपना स्टॉल लगा सकते हैं। उसके बाद वो अपना एक पर्स दिखाती हैं, जो कि पटोले स्टाइल में ही बना हुआ है, पटोला का ही। और वो आइडिया देती हैं सोनल जी और मनीष जी कि आप लोग इस तरह का छोटा छोटा चीज जो है बनाइए, हाथ का बनाया हुआ। और इसकी काफी डिमांड है मुंबई के अंदर भी, मुंबई से बाहर भी, तो पूरे भारत में इसकी डिमांड है। तो सोनल जी का आइडिया पुष्पा को और जुगल को काफी अच्छा लगता है। और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे अभी हाल ही में जो गायत्री कल्चरल हॉल है, वहाँ लगने वाला भी है, आप वहाँ जाकर मिल भी लीजिए, जरूर काम बन जाएगा, आपको स्टॉल मिल जाएगा, और आप ये छोटे छोटे आइटम से अपनी शुरुआत कीजिए, देखिए आपको आर्थिक सपोर्ट भी होगा और आपको नया रास्ता भी मिलेगा। दीप्ति को भी ये सब आइडिया अच्छा लगता है। और मनीष जी कहते हैं कि और उसके बाद भी जहाँ कहीं भी जरूरत होगी हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो जुगल कहता है कि मैं आज से इस काम में लग जाता हूँ, पहले उस हॉल में जाके मिल लूंगा, और उसके बाद इस तरह के जो छोटे छोटे आइटम तो मैं बड़ी आराम से बना लेता हूँ, और पुष्पा भी बना लेगी। हम लोग इस तरह के आइटम जितना ज्यादा हो सकेगा बनाएंगे और वहाँ स्टॉल पे। तो ये सारी बातें जो हैं जुगल की, मनीष जी और सोनल जी को भी काफी प्रभावित करती हैं। और वो लोग कहते हैं कि आपका जो ये पटोले का काम है बहुत अच्छा चलेगा। तभी बीच में पुष्पा उदास हो जाती है, तो दीप्ति पूछती है कि माँ क्या हुआ, आपको महेंद्र काका की याद आ रही है, गोलू की याद आ रही है। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है कि आयुषी मैडम कहीं महेंद्र से अपना गोलू ना मांगे। तो इस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा जब भी होगा तो हम लोग भी आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि जगताप साहब का बेटा अपने फादर के, यानी कि अपने पिताजी के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है और मोबाइल पर राशि की तस्वीरें देख रहा है मोबाइल पे। तभी वहां पर चिराग आता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो मनोज सर से बोला है कि मैं जगताप साहब से मिलूंगा और उनकी ऊंची पहुंच है तो जरूर कुछ होगी। लेकिन अभी वो ये नहीं जानता है कि ये जो लड़का है जगताप साहब का ही बेटा है। तो जगताप साहब के पास वो जो लड़का है वही चिराग को लेके आता है। अब चिराग जो है वो, उसे ये लड़का पहचान लेता है। पहले तो नहीं पहचानता है पहली बार में, लेकिन कुछ देर देखने के बाद ये लड़का पहचान लेता है।
फिर चिराग जो है जगताप साहब से को बताता है कि मेरी बहन उस जिस कॉलेज का नाम भी रांची का बताता है, और जो मेरी बहन पढ़ती है उसी कॉलेज का कोई लड़का है जो मेरी बहन को बार बार रहा है। तभी जगताप साहब कहते हैं कि ओ चिराग, तुम्हारी बहन उस कॉलेज में पढ़ती है, उसी कॉलेज में बेटा भी पढ़ता है। तो चिराग उसकी तरफ देखता है। तो फिर जगताप साहब कहते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ, आगे और बताओ। तो फिर जो ये है लड़का जगताप साहब का बेटा, वो मोबाइल में फिर से सिम लगाता है, क्योंकि वो बार बार सिम बदल के ही राशि से बात करता है। चुपचाप वहां पर सिम लगाता है और मैसेज करता है राशि को कि तुम चाहे कितने भी ऊपर तक पहुंच जाओ, अपने भाई को भेजो, जिसको भेजो, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। राशि मैसेज को पढ़ती है और तब उसे लगता है कि चिराग जगताप साहब के पास गया है और जरूर जगताप साहब के आसपास ही वो है। तो वो उसी मैसेज को फॉरवर्ड चिराग को कर देती है। तुरंत जो मैसेज वो लड़का करता है उसे तुरंत चिराग को फॉरवर्ड करती है, और चिराग उस मैसेज को देखता है। यहाँ पर है, वहीं पे कोई है जो तुझे भी फॉलो कर रहा है, और तू जो बात कर रहा है वो मुझे मैसेज कर रहा है वहीं से। तो चिराग तुरंत जगताप साहब को वो मैसेज दिखाता है और कहता है कि देखिए सर, अभी भी मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे बात करने के लिए उसके बारे में। तो वो मैसेज करके मेरी बहन को बता रहा है। और उसके बाद वो लड़का जो है जगताप साहब का बेटा, वो कहता है, मैं यहाँ पे बता दूं कि जगताप साहब के बेटा का नाम दुष्यंत है। तो वो जो दुष्यंत है वो बाहर जाके इधर उधर झूठ मूठ कर देखने का नाटक करता है, और फिर अंदर आके कहता है कि पापा बाहर तो कोई भी नहीं है। और वो चिराग से भी कि भाई घबराओ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है जो यहाँ से मैसेज कर रहा है। लेकिन चिराग और जगताप साहब कहते हैं कि लेके मैसेज बता रहा है कि कोई है हमारे आसपास। लेकिन किसी का भी शक दुष्यंत पे नहीं जाता है, और यहाँ पर फिर से एक बार दुष्यंत जो है बड़ी सफाई से बच जाता है। लेकिन जगताप साहब कहते हैं चिराग से कि मैं इस मामले को देखूंगा, और फिर वो अपने बेटे को भी कहते हैं कि तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो, सीनियर हो, जरा उस लड़के को खोजना कि कौन राशि को मैसेज करता है। अब फिर यहाँ इस साइड दिखाया गया है कि जुगल आकर पुष्पा को बताता है कि पुष्पा, गायत्री हॉल में मुझे कोई स्टॉल नहीं मिला, क्योंकि सारे के सारे स्टॉल वीरेंद्र सेतलवाड़ के नाम से बुक है। ये बात जानने के बाद पुष्पा को फिर एक बार टेंशन होता है। लेकिन पुष्पा कहती है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ के नाम से बुक है तो क्या हुआ, हम फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक उसी समय वीरेंद्र सेतलवाड़ का फोन आता है। जुगल के पाक उड़ाता है कि क्या हुआ, पैसे तो तुम लोगों के पास है नहीं, और यहाँ तो पूरा हॉल मैंने बुक कर रखा है, तो अब क्या करोगे, तुम्हें तो स्टॉल मिला नहीं। तो जुगल को बात नहीं करने देती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जुगल क्रोध में आके बात करने लगता है। पुष्पा उसके हाथों से फोन ले लेती है और वीरेंद्र सेतलवाड़ को कहती है कि हाँ, मुझे पता है चला कि उस हॉल को, पूरे स्टॉल को आपने बुक कर लिया है। तो इस पे वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है कि क्या तुम लोग पटोले के बिजनेस में आ गए हो, पैसा तो तुम लोगों के पास है नहीं, और ये बिजनेस तो पैसे का है। तो इस पर पुष्पा कहती कि हमारे पास पैसा हो ना हो, पर इस बिजनेस में, इस व्यापार को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा टेंशन है, आप मत लीजिए। और जहां तक बात है कि हमें स्टॉल लगाना है गायत्री हॉल में, तो वो हम लगाएंगे। तो वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है, मुझसे टक्कर मत लाओ, क्या दिखाओगे वहां पे, कोई चीज तो है नहीं तुम लोगों के पास वहां स्टॉल में दिखाने के लिए। तो फिर उसके बाद पुष्पा और जुगल समझ जाते हैं कि वीरेंद्र सेतलवाड़ ज्यादा, इससे हम लोग बात करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा बात हम लोगों से निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए वो लोग भी फोन रख देते हैं, और इधर वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है बहुत खुश है कि चलो, जिस स्टॉल को मैंने बुक कर रखा है वहां के लिए ये लोग छटपटा रहे हैं, और उसे बड़ा ही मजा आता है। अब आगे आगे के सीन में चौल का सीन है। आशावरी अपने बच्चे को लेके उतर रही होती है सीढ़ी से, तभी नीचे पुष्पा मिल जाती है, और पुष्पा उसके बच्चे को प्यार करती है। लेकिन तभी देखती है कि अचानक से एक बड़ा सा छुरा हाथ में लेके महेंद्र आता है। और क्यों आता है, क्योंकि वहां पर आयुषी मैडम कार से आ जाती हैं, और आयुषी मैडम को देखने के साथ ही
महेंद्र जो है एग्रेसिव हो जाता है और एग्रेसिव होके वो मतलब उसे लगता है कि ये जो आयुषी मैडम है मुझसे गोलू को ही मांगने के लिए आई हुई है, और ऐसा सोच के महेंद्र फुल एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और सामने पड़ा हुआ पहले तो वो बहस करता है और उसके बाद वो एक हथियार है छुरा टाइप का, उसे उठा लेता है और आयुषी मैडम पर चलाने की कोशिश करता है। इस तरह का जब वो एग्रेसिव हो ही रहा है तो सामने से पुष्पा आती है और महेंद्र को कहती है, महेंद्र तुझे क्या हुआ? तो महेंद्र देखता है कि सामने कोई नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कल्पना में आयुषी मैडम पे छुरा उठाए हुए था, और उसके हालात ऐसे देखकर वो महेंद्र को कल्पना से बाहर निकालती है और महेंद्र को बताती कि तू ये कर रहा था। महेंद्र पुष्पा की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप अंदर चला जाता है। महेंद्र की ऐसी दशा देखकर पुष्पा जो है वो काफी चिंतित हो जाती है और आशावरी भी चिंतित हो जाती है। दोनों आपस में कहती हैं कि हे भगवान, जब आयुषी मैडम सचमुच में आएंगी तो क्या होगा महेंद्र का। अब इधर चिराग को राशि के साथ दिखाया गया है। राशि काफी उदास है इस बात को लेकर, जो कि वो लड़का उसे बार बार ट्रोल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। तो चिराग कहता है कि मैंने जगताप साहब के पास जाके कहा है और बहुत जल्दी वो उसको पकड़ भी लेंगे, और उनका बेटा जो है ना वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है और तुम्हारा सीनियर है, वो भी बोला है कि वो उसे पता करेगा। तो राशि फिर भी उदास रहती है। तो चिराग कहता है कि लगता है तुझे मनाने के लिए मुझे मम्मी वाले आइडिया पे काम करना होगा। और फिर चिराग राशि को मनाने के लिए बहुत प्यारा एक गाना लगाता है, फूलों का तारों का सबका कहना है, और इस गाने के साथ वो उसके साथ डांस करता है। लेकिन राशि काफी भावुक हो जाती है और भाई के गले लग के रोने लगती है। तभी वहां पर पुष्पा आती है और इस तरह से चिराग के गले लग कर राशि को रोते हुए देखकर पुष्पा समझ जाती है कि जरूर आज राशि काफी टेंशन में है। चिराग भी आंखों ही आंखों में मम्मी को बताता है कि आज राशि की स्थिति ठीक नहीं है, काफी वो परेशान है। तो फिर पुष्पा राशि को अपने करीब लाती है और कहती है कि देख राशि, तूने कितने बड़े बड़े काम को बहादुरी के साथ सामना किया, कितनी बड़ी बड़ी आफत। तुझे याद है किस तरह से तू किडनैप हो गई थी देवी सिंह शेखावत जी की बेटी के साथ, और फिर तूने कैसे आंख पे तेरी पट्टी बंधी हुई थी और कैसे तूने मुकाबला किया था। तो इस पे राशि कहती है कि मम्मी, मैं इस बात से भयभीत नहीं हूँ या नहीं रो रही हूँ कि वो लड़का मुझे ट्रोल करता है, मुझे मैसेज करता है, बल्कि मुझे तो इस बात का रोना आ रहा है कि कब तक हम लड़कियां लड़कों के हाथों इस तरह से ट्रैप होते रहेंगी, कब तक ये लड़के हमारी इज्जत नहीं करेंगे और हमें इस तरह से समाज में कमजोर बनाएंगे, हमें इस तरह से परेशान करेंगे। तो पुष्पा कहती है कि ये समाज है बेटा, और इसकी ये जो अच्छाई और बुराई है ये हमेशा रहेगी, तुम्हें मजबूत बनना है। और अब आगे के सीन में जगताप साहब बापोद्रा को बुलाए हैं अपने ऑफिस में, और बापोद्रा उनके ऑफिस में मिलने के लिए आता है। तो जगताप साहब कहते हैं कि कॉरपोरेटर के लिए आपका सीट बुक हो चुका है, आप खड़े होंगे, ये जानने के बाद कि फाइनली मैं ही कॉरपोरेटर के लिए खड़ा हो रहा हूँ। बापोद्रा को काफी खुशी होती है और यहीं पे जगताप साहब बापोद्रा को बताते हैं कि आप जो उस दिन सेतलवाड़ जी से मिले थे, वो सेतलवाड़ जी बहुत बड़े व्यापारी आदमी हैं और वो हमारी पार्टी पे पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वो जो वीरेंद्र सेतलवाड़ जी हैं उनको आपको खास ध्यान रखना है और उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो हमारी पार्टी पर पैसा लगा रहे हैं। तभी वहां पे दुष्यंत आता है और दुष्यंत का परिचय जगताप जी देते हैं कि ये मेरा बेटा है। तो बापोद्रा की ओर दुष्यंत पैर छूने के लिए आता है और दुष्यंत उसका पैर छूता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। तो फिर बापोद्रा बहुत खुश हो जाता है और उसके दिमाग में फिर एक खिचड़ी पकने लगती है। मैं बताती हूँ कि क्या खिचड़ी पकने लगती है। फिर वो लड़का यानी कि दुष्यंत बापोद्रा से हाथ मिलाता है, तो बापोद्रा खूब कस के उसका हाथ पकड़ लेता है और मन में खिचड़ी पकाने लगता है कि ये लड़का तो बड़ा नेक लड़का है, बड़ा संस्कारी है, मेरे पैर छुए है, काश मैं इससे अपनी प्रार्थना की शादी करता। अब इधर पुष्पा का दिखाया जा रहा है कि अश्विन आके कहता है कि दीप्ति ने फिर से नौकरी छोड़ दी, क्या हुआ माँ? अभी ये बातें कर ही रहा था, तभी बाहर आयुषी जी का गाड़ी आता है। आयुषी जी गाड़ी से आती हैं। जैसे ही आयुषी जी गाड़ी से उतरती हैं,
पुष्पा, महेंद्र, चौल के बाकी लोग सभी भाग के वहां आते हैं और सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयुषी जी आने के साथ ही महेंद्र से कहती हैं कि महेंद्र भाई, मैं यहाँ पर गोलू के लिए आई हूँ। महेंद्र कहता है कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, गोलू मेरा बेटा है और आप क्या चाहती हैं। तो आयुषी जी बहुत रोती हैं और कहती हैं कि मैं गोलू को आपसे छीनने नहीं आई हूँ। और ठीक यहीं पे चौल के बाकी लोगों के ऊपर भी ये बात खुलती है कि गोलू जो है वो मैं बेटा नहीं बल्कि आयुषी जी का बेटा है। खुद बापोद्रा भी इसी समय जानता है। और फिर इधर आयुषी जी को दिखाया जा रहा है कि वो काफी रो के मान मनार करके किसी तरह से महेंद्र से गोलू को लेने के लिए प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें गोलू भी वहां पर खड़ा होकर देख रहा है और गोलू बार बार महेंद्र के पीछे छिप जाता है, महेंद्र को पकड़ लेता है और महेंद्र कहता है कि मैं आपको गोलू नहीं दूंगा। तो आयुषी जी कहती है कि मैं आपसे गोलू को छीनने नहीं आई हूँ महेंद्र भाई, मैं बस गोलू को आपके साथ बांटने आई हूँ। तो कहता है कि जब आपकी मैं मंदिर की सीढ़ियों पर मासूम बच्चे को छोड़ के चली गई थी तब आपकी ये ममता कहाँ थी। मैं कर सकता हूँ, मुझे गोलू को भी आपके साथ नहीं बांटना है। तो इस बात को लेके गोलू को की बात को लेके महेंद्र और आयुषी जी के बीच काफी बाताबाती होती है। और अंतिम में आयुषी जी महेंद्र को कहती हैं कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे और गोलू को मेरे साथ नहीं बांटेंगे तो मुझे मजबूर होकर कानून का सहारा लेना होगा। कानून के काफी चोट पहुंचती है। वो समझता है कि अगर ये उनका सहारा लेंगे तो गोलू जरूर मुझसे छिन जाएगा। लेकिन उसी वक्त वो गोलू को लेके अंदर चला जाता है और इधर आयुषी जी भी चली जाती हैं। गौरव जी उनके हस्बैंड उनको लेके चले जाते हैं। बेचारा गोलू वो कस के अपने पापा के गले लग जाता है और महेंद्र पुष्पा को कहता है कि मैं जा रहा हूँ गोलू को लेके, तुम लोग कोई मेरे पीछे मत आना, गोलू मेरा है और मेरा ही रहेगा। महेंद्र की ऐसी स्थिति देखकर पुष्पा बहुत परेशान हो जाती है। पुष्पा को काफी परेशान दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी यानी कि आज के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि महेंद्र गोलू के साथ वो जगह छोड़ देता है, उस चौल को छोड़ के, यानी कि वो चौल ही नहीं उस शहर को यानी कि मुंबई ही छोड़ के कहीं और चला गया है। और पीछे जो है ये चौल वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि महेंद्र गोलू को लेके आखिर कहाँ गया, उसका तो दुनिया में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के एपिसोड की कहानी फिर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।